नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि। मैं हूं गौरव सावंत और आज हम बात कर रहे हैं सियासी रणभूमि की भी और राहुल गांधी के लिए कानूनी रणभूमि की भी। सबसे पहले बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो मानहानि के एक मामले में आए फैसले के खिलाफ अर्जी देने के लिए आज सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट से राहत ही नहीं मिली, उनको एक झटका लगा है। सूरत की अदालत में राहुल गांधी को 2 साल की जो सजा दी गई थी उसके फैसले पर स्टे नहीं लगा है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत जरूर दे दी है। यह राहत की बात नहीं, क्योंकि कोर्ट ने खुद ही 30 दिन तक फैसले पर रोक लगा रखा था। अब 13 अप्रैल को फैसले को चुनौती देने पर सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 10 अप्रैल तक अपना जवाब मांगा है। मोदी सरनेम पर मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। आज इसके खिलाफ फैसले को चुनौती देने के लिए जब राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे तो बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ थी। 3 कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्री भी साथ थे। कई बड़े नेता और प्रवक्ता उनके साथ थे। कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल भी उठाया है और आरोप लगाया है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने की यह रणनीति थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने राम जन्मभूमि मामले का भी जिक्र किया। बीजेपी नेता जब पूरे दलबल के साथ कोर्ट पहुंचे थे। और ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे सूरत के सेशंस कोर्ट लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो गोपी, 3 चीजों के लिए राहुल गांधी अदालत पहुंचे थे। एक को जो उनका कन्विक्शन हुआ था उस पर स्टे, एक सजा पर स्टे और तीसरा बेल। यहां उनको कुछ राहत मिली है, 2 मामलों में राहत, लेकिन जहां दोषी पाए गए हैं उस मामले की सुनवाई अभी होनी बाकी है। गोपी, बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के लिए राहत इस बात की है कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, यानी राहुल गांधी को जेल नहीं जाना होगा। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात राहुल गांधी के लिए कह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और लोकसभा से उनकी सदस्यता जो चली गई क्योंकि उनका कन्विक्शन हो गया। तो इस मामले को लेकर अब कोर्ट जो है वो 13 तारीख को हियरिंग करेगा, क्योंकि कोर्ट जो है उसने नोटिस, क्योंकि पक्षकार जो है वो आज कोर्ट में नहीं थे, यानी जो मोदी समाज, मोदी उपनाम को लेकर जो सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी, उसी सजा में जो पक्षकार थे उनको अब नोटिस जारी की जाएगी। तो कोर्ट के जरिए वो नोटिस जारी की जाएगी। 13 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया, उनके जो वकील है उनकी ओर से कहा गया कि क्या राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर रहना होगा। हालांकि कोर्ट के जरिए ये कहा गया कि नहीं, अगर राहुल गांधी नहीं चाहते हैं तो वो कोर्ट न आए, लेकिन उनके जो एडवोकेट है वो कोर्ट में 13 तारीख को जरूर हाजिर रहे। यानी 13 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। ये सुनवाई है राहुल गांधी को जो 2 साल के लिए कन्विक्ट किया गया है, वो जजमेंट को चैलेंज करती हुई जो पिटीशन है उस पे सुनवाई होगी। फिलहाल राहुल गांधी के लिए राहत की बात सिर्फ यही है कि उनकी जो रेगुलर बेल है वो रेगुलर बेल हो चुकी है, कन्विक्शन पे स्टे मिल चुका है, रेगुलर बेल हो चुकी है। लेकिन जो 2 साल की सजा का जजमेंट आया था, उनको दोषी ठहराया गया था, उसे लेकर 13 तारीख को सुनवाई होगी। तो कुछ राहत की बात राहुल गांधी के लिए, लेकिन संसद की सदस्यता जो उनकी गई थी उस मामले में अब कन्विक्शन के खिलाफ, सजा के खिलाफ जो उनका मामला है वो अब 13 तारीख को उस पर सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। गोपी, फिलहाल धन्यवाद। हम सीधे रुख करते हैं और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। हम आपको बिहार ले जा रहे हैं। बिहार में रामनवमी पर जो हिंसा भड़की थी, हालत इस समय क्या है वहां पर? नालंदा, सोचिए, एक समय नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वहां पर केवल शिक्षा की बात होती थी, आज हिंसा की बात हो रही है। बिहार शरीफ में अर्धसैनिक बलों की तैनाती अब क्योंकि बड़ी संख्या में की गई है तो हालत कुछ काबू में है। सहरसा की अगर बात करें तो सवेरे एक धमाका हुआ। सत्ताधारी बल जो दल है वहां बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहा है। वहीं बीजेपी अब बिहार में हुई हिंसा की न्यायिक जांच हो, ऐसी मांग कर रही है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ग्राउंड जीरो पर है, देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
48 घंटे के भीतर सासाराम में 2 धमाके हुए। 1 अप्रैल को धमाके में 6 लोग घायल हो गए थे और इसके 2 दिन बाद आज फिर धमाका हुआ, जिसके निशान इस दीवार पर दिख रहे हैं। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही देखिए सासाराम की सड़कों पर कैसे संगीनों के साए में शांति है। दुकानें खुली हैं, लेकिन पास में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सड़क पर लोगों की आवाजाही है, लेकिन हाल ये है कि पुलिस की गाड़ियां यहां वहां लगातार दिख रही हैं। बार बार सायरन की आवाज गूंज रही है। सासाराम में अब तक 43 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार छापेमारी हो रही है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। 27 जगहों पर सुरक्षा बल और खासतौर पर मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 3 रिपोर्ट दर्ज की गई है। और ये दूसरे शहर का हाल देखिए, यहां भी शांति के बीच पसरा तनाव दिखता है। सड़कों पर सन्नाटा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले जैसी रौनक नहीं। आरएएफ की गाड़ियां गश्त करती दिखाई दे रही हैं। अभी तक बिहार शरीफ में जो कुछ चल रहा था, जिस तरीके से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, उसमें बहुत जरूरत महसूस हो रही थी केंद्रीय सुरक्षा बलों की। और ऐसे में रैपिड एक्शन फोर्स के इन जवानों का यहां पर आना लोगों के लिए एक बहुत भरोसा बढ़ाने वाला कदम है। यहां पर आप रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को, जिसमें जो महिला फोर्स है वो भी है और पुरुष जो जवान हैं वो भी हैं, ये सब उन गलियों में भी घुस रहे हैं जहां पर संकरी गलियां बताई जाती हैं और बहुत ज्यादा सुरक्षा बल अभी तक वहां पर प्रवेश नहीं कर रहे थे। केंद्र की तरफ से भेजे गए 9 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां यहां तैनात की गई हैं। सासाराम में कुल 140 लोग गिरफ्तार हैं। धारा 144 बरकरार रखी गई है। इंटरनेट कल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद है। आज से दंगा रोकने के लिए माहिर किया गया है। बिहार शरीफ से 3.5 करोड़ का माल दंगाइयों ने लूट लिया था। तब बिहार के दोनों शहरों में लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। लेकर सियासत भी गर्म है। बिहार विधानसभा के बाहर आज जबरदस्त हमले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। किस का स्टेट है, दंगा नहीं होता है। डराकर, धमकाकर, भय दिखाकर उसका भारतीय जनता पार्टी इस धरती पर सबका सुरक्षा और विकास की गारंटी देती है। राजनीति में एक खास समुदाय के लोगों को ऊपर और प्रताड़ना करने की धंधा बंद करे। चूक हुई है, यह 100% मैं मानता हूं। राजनीतिक तौर पे हिंसा हुई है, यह इससे ऐसी घटनाओं से इसमें राजनीतिक दल शामिल है, जिस दलों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में शांति तो है, लेकिन फिजा में फिक्र दिख रही है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन दहशत के बादल छटने चाहिए। नालंदा से रोहित सिंह और सासाराम से श्वेता सिंह के साथ आदित्य, आज तक ब्यूरो। तनाव की स्थिति है, टेंशन बहुत ज्यादा है। नालंदा के बिहार शरीफ में हिंसा के बाद पुलिस अब हाई अलर्ट पर है। किसी भी तरह के सिचुएशन से, उपद्रवियों से निपटने के लिए घुड़सवार पुलिस तक को तैनात कर दिया गया है। और मेरे सहयोगी रोहित सिंह ग्राउंड जीरो पर है। यह है उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार शरीफ में हालात जल्द से जल्द नियंत्रित हो और सामान्य हो, इसके लिए लगातार पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। और खासकर इस तरीके के अश्वारोही पुलिस बल की भी मदद ली जा रही है। पिछले लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये अश्वारोही पुलिस दल के लोग जो हैं वो लगातार उन संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात, जिन इलाकों में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, जिन 2 गुटों में हिंसा भड़की थी, उन इलाकों में जल्द से जल्द हालात सामान्य हो। उसके लिए आप देख सकते हैं लगातार इस तरीके के अश्वारोही पुलिस की भी मदद ली जा रही है। खासकर इनकी मदद उन इलाकों में ली जा रही है जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, जो गलियां बिल्कुल संकीर्ण हैं और वहां पर हिंसा देखने को मिली है। तो उन इलाकों में ऐसे अश्वारोही पुलिस बल की मदद से वहां जाया जा रहा है और फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग की जा रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द हालात नियंत्रित हों। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो अब तक पिछले 24 घंटे में कोई बड़ी घटना नहीं घटी है बिहार शरीफ में। हालात सामान्य इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन फिर भी धारा 144 अभी भी बिहार शरीफ में लागू है। तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इंटरनेट सेवा
पूरे जिले में अभी बंद कर दी गई है, पिछले 4 दिनों से भी बंद है। लेकिन अगर हालात और जल्द सामान्य होते हैं, जैसा कि पिछले 24 घंटे में देखा गया है, तो इस बात की भी संभावना है कि जल्द धारा 144 जो इस वक्त बिहार शरीफ में लगा हुआ है उसे हटा लिया जाए। प्रश्न लेकिन यहां यह उठता है कि आखिर इस आग को सुलगाया किसने, चिंगारी किसने लगाई? रोहित सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, इस समय तो आपने अपनी रिपोर्ट फाइल की कि जो अश्वारोही दस्ते हैं पुलिस के वो भी पहुंच गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां तैनात कर दी गई है, लेकिन आखिर एकाएक ये हिंसा हुई क्यों? क्या यह सुनियोजित थी? क्या इसके पीछे कोई तत्व है? न्यायिक जांच की मांग हो रही है। जमीन पर क्या निकल कर आ रहा है? गौरव, न्यायिक जांच ही नहीं, यहाँ तो एनआईए जांच की भी मांग की जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरी सुनियोजित साजिश थी और इसके लिए एनआईए की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस मामले की अभी फिलहाल सीआईडी भी जो है वो जांच कर रही है कि आखिर किस कारण से ये दंगा पूरा भड़का। लेकिन अभी जो पिछले 24 घंटे में हालात हैं वो शांतिपूर्ण तो रहे हैं, लेकिन रात के वक्त और शाम के वक्त जो है हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बने हैं। आप देख सकते हैं कैसे वज्रवाहन जो है लगातार, ये रैपिड एक्शन फोर्स के इसमें जवान हैं, वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं पूरे शहर में। और क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स को आज इसलिए भी बुलाया गया है क्योंकि रात के वक्त थोड़ी सी चुनौती अभी भी बनी हुई है उन इलाकों में जो संवेदनशील हैं और जहां पर प्रशासन को लगता है कि वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, तो वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और ऐसे अश्वारोही जो घुड़सवार हैं पुलिस के, वो उन इलाकों में आज रात भर जो है वो पेट्रोलिंग करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे, ताकि जो हालात हैं और जल्द से जल्द सामान्य हो। तो ऐसे में जहां दिन के वक्त हम देख रहे हैं कि हालात तो सामान्य बने हैं, वहीं रात के वक्त भी हालात को सामान्य बनाए रखना फिलहाल और इसीलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है ताकि पक्षपात के ना आरोप लगे ना पक्षपात जैसी कोई स्थिति हो। रामनवमी पर हिंसा के बाद बिहार शरीफ में इस समय स्थिति क्या है, आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार शरीफ। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह वहां पर है। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स, और वो जो तंग गलियां हैं जहां पर इधर या उधर कहीं से भी पत्थरबाजी हो सकती है, वहां से देखिए ये रिपोर्ट। ये बिखरे हुए पत्थर आज भी रामनवमी के दिन बिहार शरीफ में हुए दंगे की गवाही दे रहे हैं। ये वही इलाका है, हम आपको पूरा दिखाते हैं, जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। 50 मीटर का ये मुश्किल से इलाका है जहां पर जब शोभा यात्रा सामने से गुजर रही थी यहां इस मुख्य सड़क से, तब पत्थरों की बौछार हुई थी। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं वो जवाबी पत्थरबाजी की भी तस्दीक करते हैं। इस हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था की बहुत अधिक आवश्यकता थी कि इससे 1 साल पहले यहां पर बताया जाता है कि घरों के ऊपर, खासकर इस स्ट्रेच जिसे नोटोरियस माना जाता है, यहां पर छतों तक पर पुलिस बल की मौजूदगी थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब बिहार शरीफ में शांति है, कल का पूरा दिन शांत रहा। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पुलिस बल कभी कमजोर नहीं होती, कमजोर होती है तो इच्छा शक्ति। अगर निर्णय रहे कि यहां पर तैनाती होनी है, अगर निर्णय रहे कि किसी तरह की हिंसा इस तरीके से नजर नहीं आएगी, तो वो नहीं होता है। आज बिहार शरीफ में सेक्शन 144 लागू जरूर है, लेकिन यह बहुत बड़ा कारण रहा कि यहां पर शांति आज बहाल हो पाई है। अंदर अंदर की गलियों में पुलिस वालों का गश्त, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उन सब का गश्त, ये सारी चीजों ने तय किया कि बिहार शरीफ में शांति बहाल हो जाए। ये पूरा हिस्सा, इस पूरी सड़क पर आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर पुलिस बल की छोटे छोटे दस्तों में तैनाती करके रखी गई है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बिहार शरीफ आज तक। और अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में श्वेता बिल्कुल सही बता रही हैं कि अगर पुलिस चाहे, अगर प्रशासन चाहे तो वहां हिंसा नहीं हो सकती। पुलिस बल हमेशा ताकतवर रहता है। जब पिछले वर्ष वो घरों की छतों पर थे तो इस समय तैनाती क्यों नहीं कराई गई थी? खैर, हम आपको बिहार से अब लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। पहले हावड़ा और अब हुगली। कई इलाकों में उपद्रव के बाद धारा 144 तो लागू कर दी गई, इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, हालत नियंत्रण में है। बीजेपी इस हमले का आरोप एक खास समुदाय पर लगा रही है और यह भी कह रही है कि इसे प्रश्रय दिया गया है।
ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में हुगली के रिसरा इलाके की है। रामनवमी पर हावड़ा में हुई हिंसा का चकमा भी ताजा ही था कि रिसरा में रामनवमी थीम पर निकाली गई बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान बवाल मच गया। बीजेपी का आरोप है कि एक धार्मिक स्थल के पास शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। शोभा यात्रा की अगुवाई बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष कर रहे थे। उनके मुताबिक पथराव में वो बाल बाल बचे। के पास से पथराव शुरू हुई, पूरा मोहल्ला से पत्थर आने लगा, गली गली से काफी लोग और उसमें घायल हुए, सर फूटा, लहूलुहान हुए। मैं था, हमारे चारों तरफ पत्थर गिर रहे थे। मेरे साथ साथी एक विमान घोष करके हमारे एमएलए थे हुगली के, उनको चोट लगी सर पे, सर फूटा, उनका सिलाई हो रही है हॉस्पिटल। बीजेपी की शोभा यात्रा में हुए बवाल के बाद हुगली में तनाव है। हालात पर काबू पाने के लिए धारा 144 लागू है। वहीं 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हुगली में आज भी दुकानें बंद हैं और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जब हिंसा प्रभावित हुगली के दौरे पर निकले तो प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की हुई है। सुकांतो मजूमदार अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर पहले तक जो बैरिकेडिंग थी उसको हल्के तौर पर तोड़ने की कोशिश भी हुई उसको, लेकिन पुलिस ने वो संभाल लिया और अब बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं सड़क पर बैठ गए हैं। सड़क पर बैठकर वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये जो इलाका है लगभग 1 किलोमीटर पहले, मतलब जहाँ पे हिंसा की घटना हुई है वहां से 1 किलोमीटर पहले जीटी रोड पर, ग्रैंड ट्रंक रोड पर पुलिस ने बैरिकेड करके सुकांत मजूमदार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको यहाँ पर रोक दिया है। वो उसी गाड़ी में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस तरफ पुलिस है, उस तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आने की और ये लगातार जो बोल रहे हैं कि उनको यहाँ पर जाना है। इस बीच हुगली हिंसा को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि दंगाई जानबूझकर अल्पसंख्यकों के इलाके में दाखिल हुए। বিজেপির আমলে দেখছি দাঙ্গাবাজি, রোজার মাস চলছে, রমজান মাস চলছে, অন্নপূর্ণা পূজা চলছে। কেন বাবু রামনবমীর মিছিল 5 দিন হবে কেন? রামনবমী যেদিন হয় সেদিন তোমরা মিছিল করো, আমাদের কারো আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করবে না, বোমা নিয়ে মিছিল করবে না। মিছিল করছে পারমিশন না দেওয়া সত্ত্বেও, এত রাস্তা থাকতেও ঢুকে যাচ্ছে মাইনরিটি অঞ্চলে জেনে শুনে, এবং সেখানে গিয়ে দেখেছেন আপনারা ফলের গাড়ি, রমজান মাসে তারা ফল কিনে খায়, ফলের গাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, বন্দুক নিয়ে ডান্স করছে। ममता बनर्जी के इस बयान को मुस्लिमों के तुष्टीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का बयान सुनिए। एपिसमेंट पॉलिटिक्स बंगाल में चल रहा है और हिंदुओं का वोट भी, जब 3rd टाइम के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हुआ तो मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं का भी वोट, बंगाल का हिंदू लोग भी वोट उनको दिया था, लेकिन उनको सिर्फ देखना है कि रमजान के लिए उसको देखना है। लेकिन हम लोग नवरात्रि करते हैं, हम लोग भी 9 दिन उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और रामनवमी का बड़ा पूजा करते हैं। रामनवमी नवरात्रि उसको देखना नहीं है, 1 महीना के रमजान का जो रोजा चलते हैं उसको सिर्फ उसको देखना है। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के हिंदुत्व की काट कमलनाथ ने ढूंढ निकाला है? क्या बीजेपी के हिंदुत्व को कांग्रेस अपने हिंदुत्व से काटेगी? भोपाल के कांग्रेस दफ्तर को भगवा झंडे और पताके से सजाने और साधु संतों के साथ कमलनाथ ने एक बैठक की और इसके बाद सियासी हलकों में ये प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। ये भोपाल का कांग्रेस मुख्यालय है। कांग्रेस का ये दफ्तर पूरी तरह भगवामय नजर आ रहा है। अब जरा अंदर का भी नजारा देखिए। साधु संतों के बीच बैठे एमपी के पूर्व सीएम और नेता कमलनाथ। साधु संत कमलनाथ को गदा भेंट कर रहे हैं। मौका है धर्म संसद का।
कांग्रेस मुख्यालय के इस भगवा वाले रंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज के तिलिस्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस नरम हिंदुत्व की राह पर चल निकली है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय भी पूरी तरीके से भगवामय हो गया है। मेरे ठीक पीछे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की इस इमारत को आप देखिए और आपने कभी ये तस्वीरें नहीं देखी होगी जब कांग्रेस कार्यालय में इस तरीके से न केवल पूरे भगवा रंग से रंग दिया गया है कांग्रेस कार्यालय को, बल्कि यहाँ पर भगवा ध्वज भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के 15 साल की सत्ता पर काबिज भाजपा को पटकनी दी थी। कांग्रेस बखूबी जानती है कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो इस बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए एक एक एक्शन पर सबकी निगाहें होती हैं। कमलनाथ से जब कांग्रेस मुख्यालय के भगवाकरण का सवाल किया गया तो उनका कहना था कि भगवा पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे कमलनाथ के चुनावी चाल के रूप में देख रही है। क्या भगवा का ट्रेडमार्क बीजेपी का है? उन्होंने ठेका लिया हुआ है भगवा का, क्या एजेंसी ली हुई है भगवा की? बीजेपी कहते हैं कि हमने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है। ये अंतर ये है, हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं पर हम इसको राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? इनको पेट में दर्द होता है जब हम भगवा के हमारा कुछ लग जाता है। इनकी ठेका या सोल सेलिंग एजेंसी तो नहीं है। तो कमलनाथ जी का चुनावी सॉन्ग है, जैसे सॉन्ग रचते हैं ना गांव की मंडलियों में, ऐसे चुनाव के समय हर समय सॉन्ग रचते हैं। वैसे तो ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं हुआ, राम काल्पनिक है। और कमलनाथ जी इतनी बातें कर रहे हैं भगवा भगवा की, तो आपको याद नहीं है कि हनुमान जी का केक बनाया और हनुमान जी पर ही चाकू चला दिया था कमलनाथ जी ने। आज इस तरह की बातें केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए करने से काम नहीं चलेगा। ये आप जनता को तो गुमराह कर सकते हो, भगवान को गुमराह करने की कोशिश ना करो। वैसे भी कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व नया नहीं है। पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कई अहम फैसले उन्होंने लिए, जिसमें श्रीलंका में सीता मंदिर के निर्माण में फंड से लेकर ओरछा के राजा राम के मंदिर को संवारने की व्यवस्था तक शामिल है। क्या इस बार फिर कमलनाथ का हिंदुत्व वाला कार्ड चल पाएगा? रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक।